दूसरों के घरों में काम कर रही निर्मला जी को लोगों की बातें सुननी पड़ती थी, क्योंकि वह इतनी बूढ़ी हो गई थी कि ढंग से काम नहीं कर पाती थी। लेकिन उनकी बहू उन्हें दूसरों के घरों में काम करने के लिए भेज देती थी, क्योंकि निर्मला जी की बहू बहुत ही लालची किस्म की महिला थी। उसे अपने पति आदित्य जितने पैसे देते थे वह उनके लिए काफ़ी न था, इसलिए सास को काम पर भेजा करती थी। जब आदित्य अपनी बीबी से इस बारे में पूछता तो वह कहती हैं कि माँ समाज सेवा संस्था गई हैं, वहाँ कुछ दिन रहकर आएंगी, उन्हें वहाँ के लोगों को कुछ सिखाना है। अपनी माँ को एक हफ्ते से ढूंढ रहा था। आज वह निराश होकर पास की पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। बाबूजी, कुछ पैसे दे दो, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। आदित्य ने पास के ठेले से उसको खाने का सामान दिलवा दिया तो वह माँ अपने छोटे से बच्चे को बड़े ही प्यार से वहीं बैठकर खाना खिलाने लगी, जिसे देखकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा, माँ बचपन में कितने प्यार से मुझे और दीदी को ऐसे ही खाना खिलाती थी। जब तक मैं घर नहीं लौटता था माँ तब तक एक भी अन्न के दाने को हाथ भी नहीं लगाती थी। यही सोचते सोचते उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे कि तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आकर बोली, बेटा कुछ खाने को दिलवा दो, बहुत भूख लगी है। आदित्य ने वह आवाज़ सुनते ही जैसे ही सर ऊपर करके देखा, उसके पैरों तले जमीन सरक गई। सामने गले में झोली टांगे फटी हुई साड़ी में खड़ी निर्मला जी अपने ही बेटे से भीख मांग रही थी। आदित्य माँ को देखते ही किसी छोटे बच्चे की तरह माँ से लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए और रोते हुए बोला, माँ कहाँ चली गई थी तुम? कब से आपको ढूंढ ढूंढ कर दर दर भटक रहा हूँ। निर्मला जी कुछ नहीं बोल सकी, बस बेटे के गले लगाकर रोए जा रही थी। आदित्य बोला, चलो माँ घर चलो, आपके बिना बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। निर्मला जी घर के नाम से थर थर कांपने लगी और बेटे से खुद को पीछे हटाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। बेटा तू नहीं जानता तेरे बाद मेरे साथ वहाँ क्या हुआ। आदित्य ने कपकपाते हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, भरोसा कीजिए अपने इस बेटे पर, माँ अब आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। क्या आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है? अगर आप घर नहीं चलेंगी तो मैं भी आपको छोड़कर यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं। मजबूरी में निर्मला जी को बेटे के साथ घर आना पड़ा। घर में वापस देखते ही दोनों बच्चे दादी से लिपट गए। निर्मला जी दोनों बच्चों को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ को बच्चों के साथ खेलते देख आदित्य जल्दी से रसोई में गया और माँ के लिए उनकी मनपसंद रबड़ी बनाने लगा। तभी कामिनी अपनी माँ के साथ किटी पार्टी से लौटी थी। कामिनी ने जैसे ही सास को सोफे पर बच्चों के साथ खेलते देखा, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह दंदनाते हुए आई और निर्मला जी के पीछे से बाल पकड़ते हुए बोली, बुढ़िया तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस घर में दोबारा आने की? बोला था ना कि बस पैसे भेज दिया कर, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को संभाला था और यह क्या फटे हाल भिखारी जैसे कपड़ों में मेरे सोफे पर आकर बैठ गई। पता भी है मेरी मम्मी ने कनाडा से मंगवाया है, इससे पहले कि तेरा बेटा तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाए तू यहाँ से निकल जा। कामिनी ने इतना कहते हुए जैसे ही निर्मला जी को धक्का दिया, आदित्य ने अपनी माँ को पीछे से आकर संभाल लिया। आप ठीक तो है ना माँ? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, निर्मला जी नम आँखों से बोली। तभी एक जोर का तमाचा कामिनी के गाल पर पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? आदित्य को अचानक वहाँ देखकर दोनों माँ बेटी की आंखें फटी की फटी रह गईं। कामिनी बोली, आप कब आए? आप तो विदेश गए थे ना? तभी दूसरा तमाचा भी कामिनी के गाल पर पड़ा और गुस्से में बोला, विदेश वह सिर्फ एक बहाना था, मैं तो अपनी माँ को ढूंढने में लगा हुआ था।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी माँ को नौकरानी का काम करने के लिए अपनी सहेलियों के घर भेज दिया। वह तो अच्छा हुआ मिस्टर शाह ने फ़ोन करके सब कुछ मुझे बता दिया, वरना नहीं दामाद जी, ऐसा नहीं है। वह जो समधन जी ने कहा वह खबरदार सासू माँ, हमारे परिवार के मामले में आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आज आपकी बेटी ने सारी हदें पार कर दी हैं। अरे तुम जैसी बहू भगवान किसी को न दे। अरे गलती से भगवान ने तुम्हें औरत बना दिया। अरे ईश्वर तो औरत के हृदय में ममता भरता है, और वह अपने बच्चों और माँ के लिए हो या किसी और की माँ के लिए, और तुमने मेरी माँ को ही अपनी सहेलियों के घर नौकरानी बना दिया, और वह भी चंद पैसों के लिए। छी, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। अरे तो कौन सी बुढ़िया के हाथ पैर टूट गए काम करने में? मैं तो आपकी मदद ही कर रही थी। आप तो बस मेरे हाथ में 10-20 हजार रुपए थमा देते हैं और कहते हैं कि घर चलाओ। अगर बुढ़िया काम करके हमारे लिए थोड़े पैसे कमा लेगी तो आपको क्या दिक्कत है? वैसे भी बुढ़िया पूरे दिन घर में पड़ी रहती है। क्यों मम्मी जी, आपको कोई दिक्कत है? मैं सही कह रही हूँ ना? समझाइए अपने इस बेटे को। कामिनी उन्हें आंखें दिखाती हुई बोली। निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गए और वह कुछ नहीं बोली। तो कामिनी गुस्से में चिल्लाती हुई उनका हाथ पकड़कर बोली, बुढ़िया बोलती क्यों नहीं? आदित्य ने फिर अपनी पत्नी के गाल पर 3-4 थप्पड़ जड़ दिए, जिससे कामिनी दूर जाकर गिर पड़ी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे सामने ही तुम मेरी माँ से बदतमीजी करो? दामाद जी, कामिनी ठीक कह रही है। चुप रहिए सासू माँ और कान खोलकर सुन लीजिए आप दोनों। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किलों से पाला है और बेटों की तरह नहीं हूँ मैं, जो बीवी के पल्लू में बंधकर अपनी माँ को ठुकरा देते हैं। अपना और अपनी बेटी का बोरिया बिस्तर उठाइए और निकलिए यहाँ से। इतना सुनते ही दोनों माँ बेटी के पैरों तले जमीन सरक गई कि अब क्या होगा। निर्मला जी फूट फूट कर धम्म से वही जमीन पर बैठकर रोने लगी और बोली, बेटा मुझे जाने दो, तुम अपनी गृहस्थी मेरे कारण मत तोड़ो। आदित्य माँ को उनके कमरे में ले गया और उनके आंसू पोंछते हुए बोला, माँ मैं हूँ ना, आप चिंता क्यों करती हैं? आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? आप बस मुझे बताइए कि कामिनी ने आपके साथ क्या किया है। मेरे ही ऑफिस के लोगों के घर आप नौकरानी का काम करती रहीं। सोचो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और आपका इतना अपमान हुआ। कोई मेरी माँ का अपमान करे, मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप बस मुझे एक बार अपनी आप बीती बता दीजिए, फिर देखिए मैं सबका क्या हाल करता हूँ। निर्मला जी रोते हुए बोली, बेटा बहू की एक सहेली महिमा, उसने मुझे बहुत यह कहते कहते रोने लगी और याद करने लगी, अरे अम्मा यह कैसी काम वाली आंटी को रखा है जो कुछ भी ढंग से काम नहीं करती। देखिए मेरे कपड़ों में कल से यह दाग लगा जो अभी तक नहीं साफ हुआ। अब आप ही बताओ मैं स्कूल की यह गंदी यूनिफॉर्म पहनकर कैसे जाऊं? इससे अच्छा तो हमारी पहले वाली काम वाली थी नव्या अपनी माँ महिमा से कहती है। तभी उसका भाई रोहन आकर बोला, हाँ मम्मी निकालो इनको, मेरे कमरे में कोई भी चीज़ जगह पर नहीं मिलती है। ऊपर से जब मेरे दोस्त मेरे कमरे में रहते हैं तो बिना खटखटाए ही चली आती हैं, और तो और उनके शरीर से बहुत गंदी बदबू आती है। एक तो मुझे इनको आंटी कहने का मन नहीं करता, वह तो पापा की वजह से मैं इनको और दीदी आंटी कहते हैं। मेरे सभी दोस्त हंसते हैं, कहते हैं क्या यह तुम्हारे रिश्तेदार हैं? तभी महिमा बोली, अच्छा ठीक है नव्या, तुम दूसरी शर्ट पहन लो और रोहन कल से तुम्हारी सारी चीज़ें जगह पर मिलेंगी। अब मैं इस निर्मला काम वाली को देखती हूँ। महिमा निर्मला जी को आवाज़ लगाने लगती हैं। जब निर्मला जी का कोई उत्तर नहीं मिला तो महिमा घर के पीछे नौकर के कमरे में जाकर देखा तो निर्मला जी स्टील की एक छोटी सी गिलास में चाय पी रही थी। महिमा बोली, क्यों री निर्मला, तुम्हें क्या यहाँ हम आराम करने और चाय
पीने के लिए लाए हैं? तुम मेरी सास नहीं हो कि यहाँ तुम्हें बैठा कर रोटी और चाय दूंगी। वह तो मुझे कामनी ने कहा था कि तुम्हारे घर के सारे काम आते हैं और बच्चों की देखभाल भी तुम कर लोगी, इसलिए तुम्हें काम पर रखा। अरे मेरे घर में रहती हो तो तीनों टाइम खाती हो, फिर भी ढंग से काम नहीं करती हो। अचानक से महिमा को देखकर निर्मला जी का गर्मा गर्म चाय मुंह से जल गया। उन्होंने चाय को एक तरफ रखा और हाथ जोड़कर बोली, मेम साहब मुझसे कोई गलती हो गई तो बताइए, मुझे जो भी गलती हुई है मैं उसे सुधार लूँगी। महिमा बोली, सुधारना तो तुम्हें पड़ेगा ही, आखिर महीने के 10,000 रुपये तुम पर खर्च कर रही हूँ। आगे से अगर कुछ भी गलती हुई तो याद रखना, कामिनी से तुम्हारी शिकायत करूँगी और पैसे भी पूरे नहीं भेजूँगी। नव्या के कपड़ों को ढंग से तुमने नहीं धोए और रोहन का सामान यहाँ वहाँ कर देती हो। कल से दोनों बच्चे जो जैसा कहेंगे वैसा ही करना। याद रखो, मैं अकेले तुम्हारी मालकिन नहीं हूँ, इस घर का एक एक सदस्य तुम्हारा मालिक है। तुम्हें सबकी बात सुननी पड़ेगी। अब जल्दी से जाकर काम निपटा। अब देखो यहाँ छुप कर पूरे दिन खाती रहती है ना, जाने कामिनी ने मुझे कहाँ फंसा दिया। महिमा के जाते ही बेचारी निर्मला जी फूट फूट कर रोने लगी। फिर एक ही घूंट में पूरी चाय खत्म की और आंचल से आंसू को पोंछते हुए घर के अंदर रसोई में चली गईं। और फिर महिमा के कहे अनुसार सारा काम खत्म करके देखते ही देखते महिमा पानी लेने के लिए जब रसोई में आई तो निर्मला जी बोली, मालकिन आप कहो तो मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। महिमा बोली, क्यों, सुबह तुम चाय तो पी थी? निर्मला जी बोली, बस वह तो थोड़ी सी चाय पी थी, अभी तक कुछ नहीं खाई हूँ। मैं नहीं चाहती कि बीमार पड़ जाऊँ और आपके लिए बोझ बन जाऊँ। तो क्या मैं रोहन बेटा का बचा हुआ नाश्ता खा सकती हूँ? महिमा बोली, क्या कहा? तुम्हारी नज़र मेरे बेटे के नाश्ते पर रहती है? निर्मला जी हाथ जोड़कर बोली, नहीं मालकिन, वह तो मेरे पोते की उम्र का है, मैं भला उसके खाने पर नज़र क्यों रखूँगी? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि खाना बर्बाद ना हो जाएगा तो मैं खा लेती हूँ। महिमा बोली कि हाँ ठीक है, खा लो, पर जब मेरे बच्चे खाते हैं तो उनके सामने मत जाना। इतना कहकर वह चली गई। बेचारी निर्मला जी जल्दी से रोहन का जूठा हुआ नाश्ता खाकर अपनी भूख मिटाई और फिर दोपहर के काम में लग गई। कुछ घंटे बाद सारा काम खत्म करके पीछे अपने कमरे में नहा धोकर कुछ पल अपनी पीठ सीधी कर रही थी और छत को निहारते हुए बोली, आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की जो मेरे बेटे ने मेरी कोई खोज खबर नहीं ली, और मेरी बहू, मैंने उनके साथ क्या बुरा किया जो उसने मुझे एक नौकरानी बनाकर अपनी सहेली के घर भेज दिया। हे भगवान, तुम्हें मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आती? अरे मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो कम से कम धरती के इस बोझ से मुक्त तो कर दो और मुझे अपने पास बुला लो। कहते कहते निर्मला जी जोर जोर से रोने लगी। बेचारी निर्मला जी के पति शिक्षा विभाग में थे, एक बेटा और एक बेटी थे। अच्छे व्यवहार के कारण निर्मला जी और उनके पति आस पड़ोस के सभी लोगों के चहेते थे। बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया तो उन्होंने जल्दी ही शादी कर दी और बेटा आदित्य उसे पढ़ा लिखा कर अपने मुकाम तक पहुंचा दिया। आदित्य नौकरी ढूंढ रहा था। इस दौरान रोड एक्सीडेंट में मोहन जी चल बसे, जिसका निर्मला जी को बहुत धक्का लगा। जैसे तैसे घर की जिम्मेदारियों को निर्मला जी ने संभाला। पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि पति इतना छोड़ गए थे कि वह आराम से अपना बुढ़ापा गुजार सकती थी। भगवान की कृपा हुई, आदित्य को अच्छी नौकरी मिली। अपने दुख से बाहर होने के लिए निर्मला जी ने आदित्य का विवाह कामिनी से कर दिया और हंसी खुशी जीने लगी। जब तक पति थे किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी, पर समय कब बदल जाता है यह कोई नहीं जानता। सोचते सोचते निर्मला जी की आंखें कब लग गई उन्हें पता भी नहीं चला। अभी कुछ ही पल हुए होंगे तभी महिमा उनका दरवाज़ा इतनी ज़ोर से पीटने लगी और कहने लगी, अरे वाह निर्मला, खा पी के पसर गई,
क्या दोपहर का खाना क्या तेरा बाप बनाएगा? रुक जरा, फ़ोन करती हूँ कामिनी को और कहती हूँ कि अपनी परेशानी को ले जाए यहाँ से। मैं तंग आ गई हूँ इस बुढ़िया से। सच कहते हैं लोग कि बूढ़ी औरतों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। काम तो कुछ करती नहीं हैं, परेशान जरूर कर देती हैं। अब निकलेगी कमरे से कि दरवाज़ा तोड़ दूँ? निर्मला जी आनन फानन में दरवाज़ा खोली। महिमा ने एक जोर का थप्पड़ निर्मला जी को जड़ दिया और बोली, बुढ़िया तेरी इतनी हिम्मत, मैं एक पल आराम नहीं करती हूँ और तू यहाँ नींद ले रही है? क्या तुम्हें यहाँ सोने के पैसे देती हूँ? जाओ जल्दी से खाना बनाओ। निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गए और वह माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटी, इतना थक गई थी कि कब आँख लग गई पता नहीं चला। महिमा बोली, खबरदार जो मुझे दोबारा बेटी बोली। मैंने क्या समझाया था? तू मुझे मालकिन कहोगी और बिना मुझसे पूछे सोने के लिए आ गई तो तुम्हारी तनख्वाह काट लूँगी, याद रखना। अब जाओ यहाँ से। निर्मला जी काम करने लगी। इधर महिमा ने कामिनी को फ़ोन किया और खूब सुनाई। कामिनी, यह कैसी काम वाली मेरे घर भेज दी हो? कोई भी काम ढंग से नहीं करती, जब देखो सोती रहती हैं। अगर यही चलता रहा तो मैं अगले महीने इसे वापस भेज दूंगी। कामिनी बोली, देखो महिमा, तू मेरी सहेली हो इसलिए मैंने तुम्हें अपनी जान पहचान की औरत भेजी है। आज के ज़माने में भरोसे की काम वाली मिलती नहीं है। अरे बूढ़ी हो गई है, एक दो रोटी ज़्यादा दे दिया करो, तब देखना यह एक की जगह दो काम करेंगी। और ज़रा दो तो उसे फ़ोन, मैं बात करती हूँ। महिमा ने फ़ोन निर्मला जी को दिया और वहाँ से चली गई। उधर कामिनी बोली, क्या बात है माँ जी, लगता है आप अपनी बेटी को खुश नहीं देखना चाहती, इसलिए वहाँ परेशानी खड़ी कर रही हो। कहिए तो मैं आपकी बेटी के ससुराल वालों को बता दूँ कि आप कहाँ काम करती हैं और क्या काम करती हैं। निर्मला जी बोली, नहीं बहू, मेरी बेटी के ससुराल वालों को यह सब पता नहीं चलना चाहिए, वरना उनकी गृहस्थी खराब हो जाएगी। निर्मला जी रोते हुए बोली, पर बहू तुमने तो मुझे यहाँ भेजा था यह कहकर कि तुम्हारी सहेली हैं, उसकी माँ नहीं है तो उसे बच्चों को कैसे रखते हैं यह सिखाकर 1 हफ्ते में वापस लौट आना है। पर यहाँ तो 3 महीने हो गए, तुम मुझे वापस लेने भी नहीं आई और मुझे नौकरानी के काम पर लगा दी। बहू तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? भगवान से डरो। मैं तो तुम्हें बेटी की तरह लाड़ प्यार किया, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना कहकर निर्मला जी फूट फूट कर रोने लगी। कामिनी बोली, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको क्या लगता है कि आपको कोई अच्छा काम करेगा? और मेरे घर में बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ने से अच्छा है कि कुछ काम करके ही खा रही हो और जो पैसे तुम्हारे काम से मिलते हैं उन्हीं पैसों से रक्षाबंधन और तीज त्योहार तुम्हारी बेटी के लिए उपहार भेजा जाता है। काम नहीं करोगी तो वह सब बंद हो जाएगा, तो चुपचाप ढंग से काम करती रहिए, वरना बेटे और बेटी का मुंह देखने के लिए भी तरस जाओगी। इतना कहकर कामिनी ने फ़ोन काट दिया। निर्मला जी सोचने लगी, बहू का तो समझ में आता है, पर मेरा बेटा वह इस दुनिया में जीता है जो 3 महीनों से अपनी माँ को नहीं देखा, तो अपनी पत्नी से सवाल जवाब भी नहीं किया। क्या दुनिया इतनी बदल गई है कि माँ बाप का किया हुआ प्यार दुलार, उसकी परवरिश सब बच्चे भूल जाते हैं? तभी महिमा वहाँ आई और बोली, वाह महारानी, किन ख्यालों में बैठी हो? आओ चलो शाम की चाय की तैयारी करो। और हाँ, परसों कुछ मेरी सहेलियां आएंगी तो अच्छे से घर की साफ सफाई करना और चाय समोसे कचौड़ी को कुछ आता हो वह भी बना लेना, पर बिना मुझसे पूछे कुछ भी खाना नहीं, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगी। इतना कहकर वह चली गई। 2 दिन बाद निर्मला जी सुबह से ही घर के काम में लगी रही। उनकी थकान उनके चेहरे से साफ दिख रही थी। शाम को जब महिमा की सहेलियां आईं तो सब
खा पी कर बहुत खुश हो रही थी। तभी 2-3 घंटे बाद जब सब जा रही थी तो महिमा की एक सहेली पूजा बोली, अरे महिमा, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दो। महिमा ने निर्मला जी को आवाज़ लगाई, निर्मला, ओ निर्मला, एक गिलास पानी तो लाना। निर्मला जी धीरे धीरे पानी का गिलास लेकर आईं तो उनका हाथ कांप रहा था क्योंकि वह थक कर चूर हो चुकी थी। जब तक वह पूजा को पानी देती, अचानक उनके हाथों से गिलास नीचे गिर गया और पानी चारों तरफ फैल गया। पूजा बोली, अरे महिमा, ऐसे बूढ़े लोगों को काम पर क्यों रखती हो? किसी ने देख लिया तो कंप्लेन कर देंगे, बेकार में जेल की हवा खाओगी। और देखो तो इस औरत को लगता है सुबह से कुछ खाई नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मैंने इन्हें कहीं देखा है। देखने से तो अच्छे घर की लगती हैं। 3 महीने में पहली बार अपने लिए कुछ अच्छा शब्द सुनकर निर्मला जी की आंखों में चमक आ गई और वह बोली, बेटी, मैं भी अच्छे परिवार से हूँ, जाने किस धोखे और अपनी मजबूरी में यहाँ रह रही हूँ। पूजा बोली, हाँ, याद आया, जब मैं गई थी तब आपको आदित्य जी के घर में देखी थी, जहाँ पहले काम करती थी, पर उन्होंने तो बताया था कि उस घर में बस उनकी माँ रहती है। महिमा बोली, तुम किसकी बात कर रही हो? हमारे कंपनी वाले आदित्य जो बिहार में रहते हैं? पूजा बोली, हाँ हाँ, वही, जिनकी पत्नी कामिनी हम लोगों को किटी पार्टी में 6 महीने पहले आई थी। क्या तुम उसे भूल गई? महिमा बोली, अरे इस कामिनी ने ही तो इनको मेरे पास भेजा है, तो क्या यह कामिनी की सास है? निर्मला जी फूट फूट कर रोने लगी। तब कामिनी की सच्चाई सभी लोगों के सामने आई। पूजा ने निर्मला जी को भरोसा दिलाया और बोली, आंटी जी, आप चिंता मत करो, हम आपको वापस बिहार भेज देंगे। हमें कामिनी से उम्मीद नहीं थी कि कुछ पैसों के लिए वह इतना गिर जाएगी। महिमा बोली, इसमें मेरी भी गलती है, मैंने जांच नहीं किया और आपने भी मुझे नहीं बताया कि कामिनी आपकी बहू है। चुपचाप मेरे घर में काम करती रही, मुझे पाप का भागीदार बनाने के लिए अब आप मेरे घर में काम नहीं करेंगी। इस महीने के पैसे मैं आपके हाथ में देती हूँ और चुपचाप यहाँ से चली जाइए। पूजा बोली, महिमा, इसमें इनका क्या दोष है जो तुम उनके साथ इस तरह से बात कर रही हो? अरे कोई दूसरी काम वाली भी होती तो हमें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। कम से कम उम्र का तो लिहाज करो। ऐसा करो कि बस की टिकट करवा दो और भेज दो इन्हें कामिनी के पास और फ़ोन कर देना और कंफर्म कर देना। मैं भी अपने पति से कहती हूँ कि वह आदित्य जी को उनकी जानकारी दे दे। और इतना कहकर वह सब अपने अपने घर चली गई। अगले ही दिन महिमा ने टिकट कटवाया और निर्मला जी को उनके सामान के साथ बस में बैठा दिया, पर निर्मला जी को कामिनी के कहने पर गलत बस में बिठा दिया, जिस कारण वह कभी घर नहीं पहुंच पाई और रास्ते में इधर उधर दर दर की ठोकरें खाती रहीं। अपने बेटे को याद करके रोती रहीं। जब पूजा ने आदित्य को सारी सच्चाई बताई तो उसके होश उड़ गए। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। बच्चों से फ़ोन करके पूछा तो वहाँ भी माँ नहीं पहुँची थी। उसने माँ को ढूंढना शुरू किया और आज 1 हफ्ते के बाद माँ उसे इस हाल में मिली। निर्मला जी ख्यालों से बाहर आईं। आदित्य ने उन्हें देखा। उन्हें हल्का सा बुखार है। उसने उन्हें दवाई दी और बच्चों को दादी के पास छोड़कर अपने कमरे में आया और अपना सामान पैक करने लगा। कामिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अपना सामान पैक क्यों कर रहे हैं। उसने आदित्य से कहा, देखिए आदित्य, मेरी बात सुनिए आप, मैंने यह सब नहीं किया। वह तो मम्मी जी अपनी बेटी के लिए ना जाने क्या क्या करी हैं। मैंने उन्हें भेजा था कि बच्चों की देखरेख के बाद एक महिला केंद्र में सिखानी है और वहाँ घर घर जाकर काम करने लगी और वह भी हमारी जान पहचान के लोगों के घर में। हद करती हैं आपकी माँ। तभी आदित्य बोला, अच्छा, पर तुमने तो कहा था कि माँ अपनी सहेलियों के साथ वृंदावन और अन्य तीर्थ स्थान पर जाएंगी, फिर समाज सेवा कल्याण केंद्र में कुछ वक्त बिताएंगी। फिर माँ वहाँ कैसे चली गई?
कामिनी अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करने लगी तो निर्मला जी बाहर आईं और पैसे कामिनी के हाथ में रखते हुए बोली, लो बहू, यह पिछले महीने की कमाई है, पर अब मुझे मत भेजना बेटा, इससे अच्छा तो मैं अपने गांव में रह लेती। इतना कहते हुए निर्मला जी रोते हुए अंदर चली गईं। कामिनी कुछ कहती उससे पहले आदित्य बोला, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम इतना नीचे गिर जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। याद है तुम्हें, जब तुम शादी करके मेरे घर आई थी तो मेरी माँ ने तुम्हें कितना लाड़ प्यार किया था, बेटी से भी ज़्यादा, हर वक्त तुम्हारा ही ध्यान रहता था। कामिनी यह खा लो, कामिनी यह पहन लो, कामिनी यह देखो, यह साड़ी ले करके आई हूँ, तुम्हें कौन सा पसंद है, यहाँ तक कि तुम्हारी पसंद के गहने भी बनवाती थी। अपनी बेटी को कुछ नहीं देती थी, पर तुम्हारे प्यार में उन्होंने कोई भी कमी नहीं की। पर तुमने क्या किया, जो संपत्ति मेरी माँ की थी उसे तुमने धोखे से अपने नाम करवा लिया। उसके बाद भी तुम्हें मेरी माँ की रोटी तक भारी लगने लगी, जो उन्हें दूसरों के घरों में नौकर का काम करने के लिए भेज दिया। कामिनी बोली, देखो जी, इसी वजह से मैंने उन्हें भेजा था। वह घर में आती नहीं कि आप माँ माँ की रट लगाते रहते हो। वैसे भी तुम्हारी माँ कह रही है ना, उन्हें गांव भेज दो, वरना मैं यहाँ से चली जाऊँगी। घर में घुसी नहीं कि कलह शुरू कर दी। आदित्य बोला, मेरी माँ मेरे साथ ही रहेगी। कामिनी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं आपकी माँ के साथ इस घर में नहीं रहना चाहती। मैंने उन्हें यहाँ से कहीं और भेज दिया है, कम से कम जब तक जिंदा हैं कुछ फ़ायदा हो, पर नहीं वह, और वैसे भी इससे ज़्यादा जायदाद इस उम्र में वह लेकर क्या करेंगी। उनके खर्च भर के पैसे उन्हें हम दे देंगे, इससे ज़्यादा मैं आपकी माँ और आपकी बहन के लिए कुछ नहीं करूँगी। निर्मला जी ने सब कुछ सुना और फूट फूट कर रोने लगी और यह सोच रही थी, इससे अच्छा तो दूसरों के घरों में नौकरी कर रही थी। अपने घर में आकर मुझे इतनी जली कटी सुननी पड़ रही हैं तो क्या फ़ायदा। उन्होंने कमरे से आदित्य को आवाज़ लगाया और बोला, आदित्य बेटा, अब शहर की ज़िंदगी से मन ऊब गया है, मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। तो मुझे गांव छोड़ दे तो बड़ी कृपा होगी। तुम्हारे बाबूजी की यादों के सहारे मैं वहीं पर जी लूँगी। इस शहर में तो घर उन्होंने इसलिए बनवाया था कि सब साथ में रहेंगे तो प्यार बना रहेगा। प्यार तो रहा नहीं, बची खुची इज्जत भी समेट लूँ तो चैन से मर सकूंगी। आदित्य समझ गया, माँ सब सुन चुकी हैं। उसने माँ को रोकने का बहुत प्रयास किया पर वह नहीं रुकी। अगले ही दिन जाने के लिए जिद करने लगी। वहीं पोता रोहन जाती हुई दादी के कदमों से लिपट कर रोने लगा, पर दादी तो निर्मोही हो गई थी, या यह कहें कि बेटे की गृहस्थी बचाने की खातिर जहर का घूंट पी रही थी। पर जाते जाते उन्होंने कामिनी को कहा, याद रखो बहू, बबूल बो रही हो तो आज न कल कांटे भी तुम ही चुभेंगे, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। इतना कहकर निर्मला जी हमेशा के लिए गांव चली गई। 2 दिन बाद आदित्य भी अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए गांव में रहने के लिए चला गया। निर्मला जी ने बेटे को बहुत समझाया पर वह नहीं माना और कामिनी से सारे रिश्ते तोड़कर माँ के साथ ही हमेशा के लिए ठहर गया। समय बीत गया। अब कामिनी का बेटा भी बड़ा हो गया था। कुछ समय बाद उसका भी विवाह हुआ और बहू मेघा आई। मेघा ने आशीष के साथ मिलकर आदित्य के व्यापार, उसके घर को संभालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मेघा यह सारी चीज़ों को अपने नाम करवाती चली गई। एक दिन वह आया जिसकी कामिनी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने निर्मला जी के साथ जो किया था वही सब उसके साथ होने लगा। धीरे धीरे मेघा यह सारी चीज़ों को अपने नाम करवाती चली गई। एक दिन वह आया जिसकी कामिनी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने निर्मला जी के साथ जो किया वही सब उसके साथ होने लगा। एक रोज़ कामिनी को वृद्धा आश्रम का रास्ता दिखाया और आशीष अपनी पत्नी के साथ था, क्योंकि उसने अपनी माँ को भी तो यही करते देखा था। कामिनी जब वृद्धाश्रम पहुंची तब उसे एहसास हुआ कि जब उसने बबूल बोया था
तो उस पर आम कैसे लगेंगे, यही सोच सोच कर पछतावे की आग में जलती रही और पति के पास गांव आकर माफ़ी मांगी, पर उसने उसे माफ़ नहीं किया। उसे उल्टे पैर उस वृद्धा आश्रम लौटना पड़ा। अब कामिनी की जिंदगी वृद्धा आश्रम में ही बीतने लगी। उसे रह रहकर पुरानी बातें याद आती थी कि किस तरह उसने अपनी सास पर इतना जुल्म किया था और वह सही कहती थी कि कर्मा वापस जरूर आता है। जो जैसा करता है उसे आगे चलकर वैसा ही फल मिलता है। दिन पर दिन कामिनी जी की हालत खराब होती गई। एक दिन ऐसा आया कि उनकी वृद्ध आश्रम में ही मौत हो गई, लेकिन बेटे और बहू वहाँ अंतिम संस्कार तक करने नहीं गए, क्योंकि कामिनी का बेटा अपनी माँ से नाराज रहता था, क्योंकि कामिनी अपनी सास के साथ गलत बर्ताव करती थी या आशीष को अच्छा नहीं लगता था। तो दोस्तों, कामिनी के बेटे बहू ने कामिनी जी के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।